क्लाइमेट एक्शन थिंक मीनान गढ़ी। तो पहले मैं एक बार समरी बता दूं, थिंक मीनान गढ़ी। जैसे यहां पर जो चर्चा की गई है, तो पंचायत के माध्यम, सिंपल है, पंचायत के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कार्बन उत्सर्जन को जो हम रोकना चाहते हैं उसके लक्ष्य को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस एडिटोरियल में बताया गया है कि पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। और कुछ पंचायतों का मॉडल दिया गया जिसमें मीनानगढ़ी पंचायत का मॉडल हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण रूप से है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि मीनानगढ़ी ने जो जो स्टेप उठाए हैं उन्हीं स्टेप को आपको रट लेना है। और चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर कार्बन न्यूट्रलिटी पर कोई प्रश्न आया, और 100% आएगा, 2022 में नहीं आया मेंस में, तो 23 में तो आना ही आना है। 2070 का कार्बन न्यूट्रल होने का भारत का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, एम्बिशियस टारगेट है, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अगर आपसे कहता है कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, तो पंचायतों की भूमिका आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बढ़िया से यहां बताया गया है। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं। फिर से एक बार आपको बता दूं, आप हेडिंग बना लीजिए, कार्बन न्यूट्रल होने के भारत के 2070 के टारगेट को अचीव करने के लिए हम पंचायतों के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम मीनानगढ़ी का मॉडल पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो स्थानीय, और एडिटोरियल वही है, थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, यानी स्थानीय जलवायु कार्रवाई के बारे में सोचें, लोकल, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। और मीनानगढ़ी के समान सोचें, मीनानगढ़ी जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दी है। तो स्थानीय जलवायु कार्रवाई के बारे में सोचें, ये बहुत बेहतर एडिटोरियल है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक एडिटोरियल और कराया था जिसमें यह कहा गया था एडिटोरियल राइटर की तरफ से, और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि हम हमेशा यह सोचते हैं कि विकसित राष्ट्र हमारी मदद करेंगे, किसमें, फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन हमें उन विषयों के अलावा हमें किस चीज पर विचार करना चाहिए, वह विचार है स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, उस विषय पर हमें काम करने की आवश्यकता। यहां पर वही विषय आपके सामने आज मैं प्रैक्टिकल के रूप में रखने जा रहा हूं कि अगर भारत को कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल होना है तो वह किस प्रकार से पंचायतों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल नई बात है, और क्यों इंपॉर्टेंट है। GS3 मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, इस समय यही टॉपिक चल ही रहा है, खूब चल रहा है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन पर तो चल ही रहा है। और प्रश्न क्या आएगा कंजर्वेशन पर, मैंने मॉडल क्वेश्चन बनाया है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर और IQ-IP करते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन सक्सेसफुली अचीविंग इंडियाज नेट जीरो एमिशंस टारगेट, यानी भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करें। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करें। अब आप देख सकते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य, यानी पंचामृत के 5 लक्ष्यों में से, पंचामृत के 5 लक्ष्यों में से एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य। महत्वाकांक्षी क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फाजिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस हमारे लिए महत्वाकांक्षी तो वही है कि जो देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर है, वो 2070 तक किस प्रकार से कार्बन न्यूट्रल हो सकता है, यह उसके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बट हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम पंचायती राज संस्था की भूमिका को इसमें समझें। मीनानगढ़ी के माध्यम से हम यही समझने जा रहे हैं, यानी पंचायती राज संस्था मतलब हम लिखेंगे मीनानगढ़ी का मॉडल क्या है, और भी कुछ पंचायतों का जिक्र किया गया, उनके मॉडल के द्वारा हम यानी इस कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हम दिखाएंगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया, यानी कंजर्वेशन यानी एनवायरमेंट से। चलो भाई, एक बात हो गया। अब दूसरा यहां पर हमारे सामने आता है GS2। आप कहेंगे सर ये क्यों आपने लगा दिया, यानी हमने लगा दिया यहां पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। अब आपके मन में आएगा कि ये क्यों लग गया, हम तो इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, IQ-IP कैसे। अब आइए जरा दिखाते हैं। यहां प्रश्न पूछ रहा है, वो सॉरी सिलेबस आपके सामने रख रहा है, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौती, यानी लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमारे सिलेबस में यहां पर दिया हुआ है, याद रखिएगा।
devolution of power and finances up to local levels and challenges therein। तो यानी इस यूनिट से यूनिट 2 है ये आपके सिलेबस की, यहां से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे प्रश्न पूछे गए एक बार आप देख लीजिए। देखिए 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक बार निगाह मारिए इस पे और फिर मुझे बताइए कि क्या मीनानगढ़ी का मॉडल यहां आएगा कि नहीं आएगा। सीधा आ रहा है। आप सोचिए ये एनवायरमेंट का टॉपिक पॉलिटी में सीधा सीधा इंटरलिंक कर रहा है। कैसे कर रहा है आइए दिखाते हैं। भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। अब देखिएगा मैं एक पार्ट केवल यहां पर पढ़ूंगा, दूसरा पार्ट नहीं पढ़ूंगा। असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द पंचायत सिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब आप यहां पर पढ़िए इसको। भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली का महत्व क्या है। तो अब आप देख सकते हैं, यानी आप सब यहां दिखा सकते हैं, स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली ऑब्वियस है एक भाग है, क्योंकि दूसरा भाग कौन है, यानी नगर निगम, ठीक है, शहर वाला। तो एक भाग के रूप में यहां पंचायत प्रणाली आपसे पूछ रहा है, तो क्या उसके महत्व का आकलन, ठीक है ना। तो अब जब उसके महत्व का आकलन करेंगे तो क्या हम मीनानगढ़ी ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नहीं। स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली की महत्ता अब व्यापक हो चुकी है और विभिन्न पंचायतें कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य तय कर रही हैं और वह उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर रही हैं। तो ये हो गया, यानी एक लाइन आप यहां पर ये मीनानगढ़ी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि साफ कह रहा भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली का महत्व बताइए। तो महत्व तो यही है ना, और जो भी इंपॉर्टेंस आप पॉलिटी वाले अप्रोच से लिखें, लेकिन एक उदाहरण ये आएगा कि नहीं आएगा आप स्वयं सोच करके बताएं मुझे। तो यहां पर यह भी आ रहा है। इसके अलावा और क्या आ रहा है, इथिक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, एनवायरमेंटल इथिक्स, जीएस पेपर 4 में पर्यावरणीय नैतिकता। प्रश्न आया हुआ है जीएस 4 2014। जरा इस प्रश्न को देखिए। अब 2014 के बाद ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है, तो ऐसे में अगर ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है तो कितने साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुका है, यानी 9वें साल, 10वें साल, 22 में, 24 में, 25 में ऐसे प्रश्न यूपीएससी आपको पता है अच्छे खासे प्रश्न इथिक्स में रिपीट कर रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं तो यहां पर आपके सामने क्या टॉपिक है, यानी यहां कह रहा है कि विकास और पर्यावरण के मध्य एक अंतर द्वंद्व चल रहा है। हम विकास को भी नहीं रोक सकते, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण भी हमें करना है। तो हम ऐसी कौन सी रणनीति बनाएं जिससे कि विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। तो यानी ऐसी कौन सी रणनीति है जिसमें विकास भी और पर्यावरण भी दोनों का संरक्षण हो सके। तो आप लिखेंगे ऐसी रणनीति है मीनानगढ़ी मॉडल, जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। एक बार ये पूरा प्रश्न पढ़िए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आजकल समस्त विश्व में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ विकास के कारण पैदा होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में चिंता भी बढ़ रही है। अनेकों बार हमारे सामने विकासिक कार्यकलापों और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सीधा विरोध दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या कह रहा है, यानी आर्थिक विकास पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हम खूब जोर दे रहे हैं, अच्छी बात है, और इसके विकास के कारण जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा है वह चिंता भी बढ़ा रहा है। ठीक है, अनेकों बार हमारे सामने विकासिक कार्यकलापों और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सीधा विरोध दिखाई पड़ता है, अनेकों बार, ऑब्वियस है। ठीक है, विकासिक प्रक्रम को रोक देना, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस को रोक देना या उसमें काट छांट कर देना भी साध्य नहीं, यानी हम ऐसा भी नहीं कर सकते, विकास को रोका नहीं जा सकता, और ना ही पर्यावरण के क्षरण को बढ़ने देना उचित है, यानी यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यह तो हमारे सबके जीवन के लिए ही खतरा है। क्या है, क्योंकि यह तो हमारे सबके जीवन के लिए ही खतरा है। अब कह रहा आंसर दीजिए, क्या आंसर दीजिए, ऐसी कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। क्या करिए, ऐसी कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए जिनको इस द्वंद्व का शमन करने के लिए अपनाया जा सकता हो और जो हमें धारणीय विकास की ओर ले जा सकती हो, जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जा सकती हो। आप देख लीजिए, सीधा सीधा आपके सामने आ गया कि ऐसी रणनीति कौन सी है, तो आप बताइए, मीनानगढ़ी मॉडल। यानी अगर हम मीनानगढ़ी जैसे मॉडल को मीनानगढ़ी जैसे मॉडल को आगे बढ़ाते हैं तो यह वही साध्य रणनीतियां हैं जिसके द्वारा हम पर्यावरण और विकास के द्वंद्व को संभाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर भी सीधा सीधा मीनानगढ़ी का मॉडल आ जाएगा। तो अच्छा खासा आपको यहां पर लिखने को मिल रहा है, नव प्रवर्तन, इनोवेशन।
तो मीनानगढ़ी मॉडल क्या है? इनोवेशन। क्या है? मीनानगढ़ी मॉडल क्या है? एक इनोवेशन है, नवाचार है कि नहीं? फटाफट बोलिए, है कि नहीं? इनोवेशन है कि नहीं? इनोवेशन है। और यह इनोवेशन आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा जरा समझिएगा। क्योंकि अगर आपदाएं आती हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपदाएं आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन का उत्सर्जन। तो अगर यह नियंत्रित होता है तो स्वाभाविक है जो आपदाएं आती हैं वो आपदाएं नहीं आएंगी। बाढ़ की घटना, जो भी यानी चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं नहीं होंगी। तो स्वाभाविक है हमारे सामने यह एक ऐसा मॉडल है जो चरम मौसमी घटनाओं को रोकेगा। और चरम मौसमी घटनाओं को अगर रोकेगा यानी बाढ़, सूखा, हीट वेव्स, इन सबको, तो स्वाभाविक है आर्थिक समृद्धि तो बढ़ ही जाएगी। यानी आपदा आएगी नहीं तो उसके कारण नुकसान नहीं होगा, एक पैसा ये बचा। इसके अलावा और जब हम क्लाइमेट फ्रेंडली काम करते हैं तो उत्पादन भी बेहतर होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप यहां से लगा सकते हैं, तो कहीं पर भी इसे आप यूज कर सकते हैं, इनोवेशन। अब आते हैं यानी शुरू क्या किया गया है इंडिया का पंचामृत प्लान से। एडिटोरियल ही शुरू हुआ भारत के पंचामृत प्लान से। और इस पंचामृत प्लान में जो सबसे एम्बिशियस टारगेट है भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य, भारत ने 2070 को इसके लिए चुना हुआ, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। और ये सारा पंचामृत है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। लेकिन एडिटोरियल में इसी पांचवें पर फोकस किया गया कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना। आप ये सारा पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब कहा जाता है कि हम कैसे इस प्रक्रिया को यानी व्यवहारिक रूप दे सकते हैं, हमारे पास क्या कुछ एग्जाम्पल है। तो आइए यहां से पढ़ते हैं। सबसे पहले बताया गया है इसको यानी कि हमारा एक टारगेट तो ये भी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण भारत है, वह क्लाइमेट चेंज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा संवेदनशील है। कैसे है? कि भाई अगर बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, मौसम मानसून देरी से आया, तो कृषि और एलाइड एक्टिविटीज पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण से जो रूरल लाइवलीहुड है, ग्रामीण आजीविका है, वह बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, वो भी नकारात्मक रूप से। तो ऐसे में ग्रामीण भारत क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट जो होते हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में हम क्या करना, यानी हमें क्या करना है? तो हमें जो मीनानगढ़ी का मॉडल है उसी को पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित करना। सोचिए, मीनानगढ़ी का मॉडल आपको पढ़ाने जा रहा हूं और मीडिया इस पर क्या चर्चा करता है। इंग्लिश मीडिया में चर्चा है मुट्ठी भर विद्वत लोगों के बीच में। इतना बढ़िया मॉडल, इस पर तो मीडिया में चर्चा ही चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो यही सारी बातें यहां पर बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर राइटर कहते हैं यदि भारत को अपने पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादी को, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, उन्हें उनकी आजीविका, उनकी सतत आजीविका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के साथ जोड़े रखना है, तो हमें कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। और वह नए कदम यही है कि पंचायती राज संस्थाओं को हम महत्वपूर्ण भूमिका दें। और वह महत्वपूर्ण भूमिका है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की। क्या है? यानी हम पंचायती राज संस्थाओं को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की एक भूमिका सौंपे। और यह भूमिका क्यों सौंपे? क्योंकि उसके लिए हमारे पास मॉडल है, ध्यान रखिएगा। क्या है? उसके लिए हमारे पास मॉडल है। और वह मॉडल क्या है? वह मॉडल है द मीनानगढ़ी मॉडल। मीनानगढ़ी मॉडल याद रखिएगा, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया। केस स्टडी #1 मीनानगढ़ी मॉडल, ध्यान रखिएगा। और यह मॉडल क्या है? जीरो कार्बन डेवलपमेंट का मॉडल है, यानी विकास की एक ऐसी प्रक्रिया मीनानगढ़ी में अपनाई गई जिसमें कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए गए और वो सफल रहे। अब वो क्या क्या उपाय किए गए, मीनानगढ़ी मॉडल क्या है, आपको यही पढ़ना है। यहां पर कुछ बातें कही गई हैं कि कार्बन तटस्थता क्या होती है, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है। तो बताया गया है कि कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन तटस्थता एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाता है और हम प्रकृति का बेहतर संरक्षण करते हैं। तो ये सब तो आपको आप वैसे भी पढ़ लेंगे,
मीनानगढ़ी का मॉडल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम लोग थोड़ा समय देंगे, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग की बातें क्या थी एक बार मैं समराइज कर दूं, तब मीनानगढ़ी पे आता हूं, जिससे आप और अच्छे से चीजों को समझ सके। स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा कि क्लाइमेट चेंज से संपूर्ण विश्व प्रभावित है, सतत विकास लक्ष्यों का भी एक हिस्सा है, यानी सतत विकास लक्ष्य नंबर 13 कि सभी राष्ट्रों को क्लाइमेट एक्शन करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है क्लाइमेट चेंज पर संपूर्ण विश्व का फोकस है। कॉप 27 भी अभी अभी समाप्त हुई, जिसमें बहुत बेहतर उपलब्धि अर्जित नहीं की जा सकी। तो ऐसे में हमें कुछ समाधान तो ढूंढने ही होंगे, और वही समाधान हम ढूंढ रहे हैं मीनानगढ़ी मॉडल के माध्यम से कि भारत गांवों का देश है। अगर भारत की सभी पंचायतें मीनानगढ़ी मॉडल का अनुसरण करें तो स्वाभाविक रूप से हम 69% आबादी गांव में रहती है, उसके उपयोग के द्वारा हम कार्बन उत्सर्जन की एक बड़ी मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी ये हमारी ग्रामीण आबादी कार्बन सिंक का काम करेगी। सोचिए कभी आपने यह कॉन्सेप्ट अपने मन में सोचा था कि हमारी जो ग्रामीण आबादी है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रफल है, जो रूरल एरिया है, ये क्या करेगा? ये कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा। तो एक शब्द और लिख लीजिए, यानी रूरल एरिया इज इक्वल टू कार्बन सिंक। अब वो कैसे करेगा? तो हम पढ़ने जा रहे हैं मीनानगढ़ी मॉडल के माध्यम से काम करेगा। तो यही चीज है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, याद रखिएगा। तो यहां पर आइए देखते हैं क्या है। केरल के वायनाड जिले में है मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले मीनानगढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, फिर और भी पंचायतें हैं जिनको आपको रट लेना है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मीनानगढ़ी का मॉडल क्या है। इस मॉडल को आपको जबरदस्त यूज करना है। क्या करना है? इसको जबरदस्त यूज करना है, याद रखिएगा। 2016 में, अब देखिएगा, इस पंचायत ने यानी मीनानगढ़ी पंचायत ने कार्बन न्यूट्रल मीनागढ़ी नामक एक परियोजना की परिकल्पना की। यानी 2016 में पंचायत ने यह तय कर लिया कि कार्बन न्यूट्रल, इधर देखिए क्या शब्द है, कार्बन न्यूट्रल मीनागढ़ी अब बनाया जाएगा। अब देखिए कार्बन न्यूट्रल मीनागढ़ी 2016 का टारगेट है, और कॉप 26 2022 का टारगेट है। पंचामृत और ये सारी चीजें अब आप देख लीजिए, ठीक है। ओ सॉरी, 2021 का टारगेट है कॉप 21, सॉरी कॉप 26, ठीक है। तब आप देख सकते हैं कि कहां पर कॉप 26 और कहां पर 2016। यहां पर भी कार्बन न्यूट्रल है कॉप 26 में, और 2016 में ही कार्बन न्यूट्रल मीनानगढ़ी। तो कितना आगे है यह पंचायत आप यहां से देख सकते हैं। इसका उद्देश्य ही था कि ट्रांसफॉर्म कर देना है मीनानगढ़ी को इनटू अ स्टेट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी मीनानगढ़ी को कार्बन न्यूट्रल स्थिति में ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो यह लक्ष्य था 2016 में तय किया गया था, आप देख सकते हैं। इसीलिए यह एडिटोरियल बहुत महत्वपूर्ण है। 2070 में हमने कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। मीनानगढ़ी के मॉडल को अगर हम अपनाते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्या क्या स्टेप उठाए गए, स्टेप टेकन मीनानगढ़ी मॉडल में, ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी रट लेना पड़ेगा, जिससे कि इसी को आप जहां पर भी आए यूज कर सके। क्या क्या स्टेप उठाए गए, तो देखिए एक एक सीरियल में। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इन्वेंट्री को प्रिपेयर किया गया, यानी क्या किया? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूची तैयार की गई कि भाई हमारे यहां किन किन चीजों से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है। मीथेन का हो रहा है एग्रीकल्चर से, या किससे, भट्टी चला रहे हैं उससे, कोयले से, तो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। उन्होंने एक लिस्ट तैयार की। सबसे पहला काम हो गया लिस्टिंग। ग्रीन हाउस गैस को उन्होंने लिस्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 जो भी उन्होंने लिस्ट किया, याद रखेगा, ठीक है। लिस्ट कर लिया। दूसरा पॉइंट भी वही बात कह रहा है, वहां पर याद रखेगा, ठीक है। अब उसके बाद लिस्ट करने के बाद उन्होंने यानी चेक किया, तो जो यह मीनानगढ़ी पंचायत है 2016 में इस प्रोग्राम के चालू होने से पहले कार्बन पॉजिटिव पाएगी, यानी कार्बन की मात्रा इस पंचायत में ज्यादा पाई गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिस्ट कर लिया उन्होंने। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, यानी ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की और कार्य योजना तैयार कर ली, याद रखेगा। क्या किया? एक्शन प्लान इन्होंने तैयार किया। अब एक्शन प्लान क्या है, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सीधे एक एक चीज आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो एक्शन प्लान था उसको इन्होंने एक ग्रेटर, एक बृहत्तर रूप दिया। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया,
इसके अलावा एनर्जी यूज मैपिंग कराई, याद रखेगा, ठीक है। जैसे एनर्जी यूज मैपिंग यानी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया और ऊर्जा उपयोग मानचित्रण भी किए गए। इसका मतलब है ऊर्जा उपयोग कि हमारे यहां पर इस ग्राम पंचायत में यानी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल हो रहा है तो कितना हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई नेचुरल जो है पद्धति का इस्तेमाल यानी रिन्यूएबल एनर्जी का अगर कुछ सोर्स है तो वो कितना है, क्या है, यानी पूरा का पूरा एक समीकरण तैयार किया गया। मैपिंग की गई, एनर्जी यूज मैपिंग यानी जो लोग वहां पर एनर्जी यूज कर रहे थे उसकी मैपिंग की गई। इस पॉइंट को आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी किया गया, सामाजिक आर्थिक सर्वे किया गया कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी रोकते हैं, जैसे मान लीजिए जीवाश्म ईंधनों से कोई भी आर्थिक गतिविधि चल रही है सामाजिक, जैसे मान लीजिए लोग अपने घरों में कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना, या अपनी उनकी छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें वो मतलब जैसे हथकरघा इस प्रकार की जो चीजें हैं, क्या उसमें वो कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही होता है सामाजिक आर्थिक सर्वे किया गया है। तो पहले वस्तु स्थिति को सामाजिक आर्थिक सर्वे और मैपिंग के द्वारा क्लियर कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने जो स्कीम स्टार्ट किया, पहली जो स्कीम है ट्री बैंकिंग स्कीम। ट्री बैंकिंग, बैंकिंग आप सबको पता है, इसको रट लीजिएगा, ट्री बैंकिंग स्कीम। उन्होंने सारा एस्टिमेट लगा लिया, सब कुछ अनुमान लगाने के बाद अब उन्होंने कहा कि कार्बन न्यूट्रल होना है हमें, और उन्होंने ट्री बैंकिंग पर सबसे पहले काम किया। यानी जो ट्री होते हैं, पेड़ हैं, उनका बैंक तैयार कर देना। जैसे बैंक में खूब सारा रुपया रखा रहता है वैसे ही यानी पूरे क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ लगाना। तो इसको आप याद रखिएगा, ट्री बैंकिंग स्कीम, इसको रट लीजिएगा। अब ट्री बैंकिंग क्या है जरा इसको एक बार पढ़ लीजिए। कार्बन न्यूट्रल गतिविधियों के लिए यह शुरू की गई थी मेरे प्यारे बच्चों। इसने क्या किया, ब्याज मुक्त ऋण देकर अधिक पेड़ लगाने को प्रोत्साहित किया गया। यानी ब्याज मुक्त ऋण पंचायत की ओर से, जैसे होता है नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब की मदद लेकर के क्या किया गया, ब्याज मुक्त ऋण देकर अधिक पेड़ लगाने को प्रोत्साहित किया गया। यानी पेड़ लगाइए, पेड़ खरीदिए और आप ऋण लेकर के पेड़ खरीदिए, उस ऋण पर कोई ब्याज आपको नहीं देना, पंचायत ने उसकी गारंटी ली, उस ऋण की गारंटी पंचायत ने ली, याद रखेगा। अब आप देख सकते हैं, और लगभग इतने पेड़ लगाए गए, 1,58,816 पेड़ लगाए गए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और उनकी निगरानी के लिए जियो टैग भी किया गया, उनकी निगरानी के लिए जियो टैग भी लगाया गया कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो आप देख सकते हैं, यानी ट्री बैंकिंग का मतलब ढेर सारे पेड़ लगाए गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है 2017 से 19 की अवधि के दौरान उन्होंने पेड़ लगाया, और ऑब्वियस है पेड़ ने उनकी बड़ी मदद की, ठीक है। 17 से 19 की अवधि के दौरान मीनानगढ़ी पंचायत ने कार्बन पृथक्करण बढ़ाने यानी कार्बन सिक्विट्रेशन करने, बायोडाइवर्सिटी को पुनर्जीवित करने के लिए निजी भूमि में लगभग 4 लाख पेड़ लगाए। 17 से 19 में 4 लाख पेड़ लगाए गए, और जिनका उद्देश्य था उत्सर्जन को कम करना, कार्बन पृथक्करण में, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन में वृद्धि करना, पारिस्थितिकी और जैव विविधता को संरक्षित करना। 4 लाख पेड़ लगाए गए, याद रखेगा। अब आता है आपके मन में व्हाट इज कार्बन सिक्विस्ट्रेशन मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कार्बन पृथक्करण क्या होता है, कार्बन पृथक्करण या कार्बन सिक्विस्ट्रेशन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और संग्रहित करने की प्रक्रिया है। यानी वायुमंडल में जो भी कार्बन है उसको संग्रहित करो, ठीक है, उसकी एक प्रक्रिया है, कैसे होती है, ठीक है, ये पेड़ों के द्वारा होती है। और कार्बन सिक्विस्ट्रेशन से न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि इससे गुणवत्ता में भी सुधार होता है, और जैविक और रासायनिक मुक्त भोजन भी आपको मिलता है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये किया गया, क्या किया गया, यानी ट्री बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। अब चूंकि जो सिक्विस्ट्रेशन है वो बांस में सबसे ज्यादा, क्या है, सिक्विस्ट्रेशन जो है वो बांस में सबसे ज्यादा है, तो यहां पर खूब ढेर सारे बांस भी लगाए गए, ठीक है, और इनसे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। और इसके अलावा मीनानगढ़ी ने और क्या काम किया, यानी ऊर्जा कुशल उपायों को बढ़ावा दिया। ऊर्जा कुशल यानी जैसे एलईडी बल्ब को लगाना, इस प्रकार की चीजों को उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने ऊर्जा लेखा परीक्षा भी की, एनर्जी ऑडिट किया, एलईडी बल्बों को बढ़ावा दिया गया, अपशिष्ट प्रबंधन के संयंत्र लगाए गए, बर्मी कंपोस्टिंग की गई, ये सारे कदम उठाए गए, इनको आप याद कर लीजिएगा।
और इसमें कौन शामिल था? पूरी कम्युनिटी शामिल थी, कोई एक नहीं, पूरी कम्युनिटी थी, एंटायर कम्युनिटी इसमें शामिल थी, यानी स्कूली छात्र, युवा, इसके अलावा जो भी तकनीकी और शैक्षणिक संस्थान थे वो सब इसके अंतर्गत अपनी अपनी भागीदारी दिखाते हैं। और 5 साल बीत चुके हैं, यानी 2016 में शुरू किया गया, 2021 हो चुका है, यानी 5 साल से ऊपर हो चुका है और मीनानगढ़ी अब कार्बन न्यूट्रल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मीनानगढ़ी जो 2016 में कार्बन उत्सर्जन में सरप्लस था, वह कार्बन न्यूट्रल होता है। कैसे होता है? एक दो पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में इतना ही यूज करना है, ट्री बैंकिंग की संकल्पना, यानी ट्री बैंकिंग उसने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। और इसके अलावा यानी लोगों की जो ऊर्जा उपभोग की आदत थी उसको भी उसने बदला। ठीक है, अब आता है पाली ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में पाली ग्राम पंचायत है। इसने भी क्या किया? कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य प्राप्त किया। तो एक उदाहरण हो गया मीनानगढ़ी का, दूसरा हो गया पाली का, या पल्ली आप कह सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने भी इसी प्रकार की पद्धति का पालन किया, ध्यान रखिएगा। यानी इन्होंने सबसे पहले क्या किया? क्लाइमेट रिजाइलिएंट प्लान, यानी जलवायु लचीली योजना बनाई। क्या क्या उन्होंने किया आप देख सकते हैं। उन्होंने किया, ऊर्जा की खपत को कम करने पर फोकस किया, यानी जितनी एनर्जी लोग उपयोग कर रहे थे उन्होंने यह तैयार किया कि आप इससे कम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती की गई, सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया, प्लास्टिक का त्याग कर दिया गया, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया और जल संरक्षण के उपायों को प्रमुखता दी गई। तो ये सारे उपाय आप याद रख लीजिएगा, उन्होंने भी किया। हालांकि एग्जाम में आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस केवल पल्ली जम्मू कश्मीर, आप पल्ली ग्राम पंचायत का नाम याद रखिए, मीनानगढ़ी का याद रखिए। एक एक एग्जाम्पल की मीनानगढ़ी ने जैसे क्या किया? ट्री बैंकिंग की संकल्पना को आगे बढ़ाया, एनर्जी ऑडिट किया, ठीक है। और उसके बाद पल्ली ग्राम पंचायत ने भी ऐसा ही किया। सिंपल आप कह के अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या किया पल्ली ने? बायोगैस संयंत्र और सौर पैनल भी पेश किए। 340 घरों को बिजली देने के लिए एक सोलर प्लांट लगाया गया, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। और 2022-23 के लिए एक बेहतर जलवायु लचीली योजना तैयार की गई, यानी 2022-23 के लिए तैयार की जा रही है, यानी इसी प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है, याद रखिएगा। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो अगला आएगा सीचेवाल ग्राम पंचायत, याद रखिएगा ये पंजाब में है। और सीचेवाल ग्राम पंचायत ने क्या किया है? वहां पर एक नदी है बेई नदी, उसको रिजवनेट किया, यानी उसमें प्रदूषण का स्तर ज्यादा था, उसको कम किया गया। कैसे? स्थानीय स्तर पर प्रयास के द्वारा। डिटेल एडिटोरियल में था नहीं, केवल नाम नाम था, तो आप भी नाम नाम याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार तमिलनाडु में ओदनथुराई पंचायत ने अपनी पवन चक्की विंड मिल 350 किलोवाट की लगाई है, यानी ऑब्वियस है वो भी अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा तीसरा उदाहरण है महाराष्ट्र में टिकेकरवाड़ी ग्राम पंचायत का। यहां पर बायोगैस संयंत्र और हरित ऊर्जा उत्पादन जबरदस्त रूप से किया जाता है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा केरल में ही छपर पदाबू ग्राम पंचायत में क्या है? कई हरित द्वीप है। क्या है? ग्रीन आइलैंड्स है, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि झुंड में पेड़ लगाए गए हैं, इस प्रकार की चीजें। तो ये सारे उपाय किए जा रहे हैं, इसको अपनाने की आवश्यकता है और इसको पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से बढ़ावा दिया भी जा रहा है। स्टेप टेकन बाय पंचायती राज मिनिस्ट्री आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 तक पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्न विषयों के आधार पर, कोई एक विषय नहीं, विभिन्न विषयों के आधार पर एक सप्ताह सेलिब्रेट किया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा क्या था? 5वां विषय, यानी 5वां विषय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर केंद्रित है। जरा समझिएगा, यानी पंचायती राज मंत्रालय ने अप्रैल महीने में एक सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें कई विषयों के आधार पर विशेषज्ञता पर बात की गई। उनमें से एक विषय जो 5वां विषय था वो सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए था, और वह इसके लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण पर केंद्रित है। अब आप रट लीजिए कि पंचायती राज मंत्रालय भी पंचायतों की भूमिका को
सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण मानता है। ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं, यानी वो 17 के 17 लक्ष्यों की बात करा, लेकिन उसमें लक्ष्य 13 तो है ही है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसे कदम शामिल थे जो पंचायतों द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और वनीकरण गतिविधियों के लिए उठाए जा सकते हैं। तो यह जो पांचवा विषय था, और इस पांचवें विषय में जो ये सारे विषय हैं, ये स्वाभाविक रूप से इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय भी इस बात के लिए तैयार है कि अब हमें क्या करना होगा, यानी कार्बन उत्सर्जन के लिए लोकल की तरफ जाना होगा, और पंचायती राज मिनिस्ट्री इसके लिए तैयार दिखाई दे रही है। तो लोकल पर अगर आप कोई भी प्रश्न लिखते हैं या कोई अपने मन से कोई मतलब निबंध वगैरह में, जैसे इन्वायरमेंट पर कोई निबंध आ जाए, धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का परिरक्षण आवश्यक है। क्या है? धारित आर्थिक विकास के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का परिरक्षण आवश्यक है। आप कहेंगे हाँ, और फिर आप स्टार्ट करेंगे कि पंचायती राज मिनिस्ट्री ने, पंचायती राज मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में एक साप्ताहिक विषयवार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने एक विषय क्या रखा, सतत विकास लक्ष्यों पर अपना जो है एक विषय रखा, और उसमें उसने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में स्थानीयकरण या हम कह सकते हैं लोकल की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया, और इस लोकल में सबसे महत्वपूर्ण है पंचायती राज। तो ऐसे में पंचायती राज सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर लक्ष्य नंबर 13 की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार तैयार है। और इस बात को प्रमाणित भी करता है कि धारित आर्थिक विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक गोल के लिए हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है। और अगर फिर वो आप सारे मॉडल यहाँ पर मीनानगढ़ी का मॉडल, पल्ली का मॉडल आप आसानी के साथ डाल करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी ये हो जाएगा सिद्धांत मंत्रालय की तरफ से, और उसके बाद जो व्यवहारिक बात आपको लिखनी है मीनानगढ़ी मॉडल से आप इसको लिख दीजिएगा। तो यह टॉपिक हमारा पहला खत्म होता है। कैसा रहा जरूर एक बार आप लोग बताएं फटाफट।